स्टूडेंट्स ये तो सारा का सारा डेटा जो हमें गिवन है वो है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्या करना है, इसी के बेसिस पे चमत्कार करना है क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का मतलब है, हमें एक बात तो समझ में आती है कि ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे पहले देखो कि ऑपरेटिंग सरप्लस कंपोनेंट किसका है। हमें पता है कि जब हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब NDPAT-FC है ना, इनकम मेथड में NDPAT-FC आता है, तो जब हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स इनकम। तो भाई बेसिक मैथ्स तो हम सबने पढ़ी हुई है, हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ये आ जाए और ये आ जाए और ये आ जाए तब तो हम चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ये NDPAT-FC, भाई NDPAT-FC निकालने के लिए तो मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए। भाई अगर मैं इस ऑपरेटिंग सरप्लस को फोकस करता हूं स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ऑपरेटिंग सरप्लस को फोकस करूं, ये चीज भाई जब तक मुझे ये नहीं पता ऑपरेटिंग सरप्लस, तब तक NDPAT-FC कैसे आएगा। मतलब अगर NDPAT-FC निकालना है तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें करना ये पड़ेगा, तुम्हें कैसे भी करके NDPAT-FC सॉरी मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए NDPAT-FC चाहिए। मुश्किल हो गई, देखो। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक ये दे रखी थी कि मुझे ना कंपोनेंट दे रखे थे, किसके, मुझे वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट भी दे रखे कुछ। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सो देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड एज वेल, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड, अच्छा याद करो, याद करने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। वैल्यू एडेड मेथड से क्या निकलता था, वैल्यू एडेड मेथड से निकलता था मेरे पास GVAT-MP। याद आया कुछ, वैल्यू एडेड मेथड क्या निकालता था, GVAT-MP निकालता था, क्योंकि इसको हम क्या बोलते थे, वैल्यू एडिशन। जिसका फॉर्मूला क्या था, जिसका फॉर्मूला था आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। पूरा लिखने में टाइम क्यों खराब करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ इसका GVA का, स्टूडेंट GVA का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में क्या, माइनस में था आपके पास सेल्स, राइट। ये आपका फॉर्मूला था, याद तो आया, ये फॉर्मूला था। स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में क्या था फॉर्मूला, सेल्स नहीं था, बिल्कुल भूल जाते हो, मुझे भी याद भी दिलाते हो। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में IC, और मुझे ये पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका था, वो क्या था स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं हम करते हैं सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक। याद आया कुछ, कैसे निकालते थे आप, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बढ़िया है, क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं एक बारी। सेल्स, सेल्स तो गिवन है, बहुत अच्छी बात है, एक कंपोनेंट हमें गिवन हो गया सेल्स, तो वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 4000, ओके 4000 आ गया। माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढो, सेल्स कॉम्पनसेशन, ये देखो ये जो थर्ड कंपोनेंट है क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 4000 माइनस में देखो चेंज इन स्टॉक भी चाहिए था, बट चेंज इन स्टॉक जैसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या करें, चेंज इन स्टॉक तो है नहीं, तो चेंज इन स्टॉक 0 हो जाएगा, तो हटा दो उसको, सीधा माइनस करेंगे IC, कितना हो जाएगा IC माइनस करेंगे तो दिस विल बी माइनस में 600। तो 4000 माइनस में कर देंगे स्टूडेंट्स 600, तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 3400। चलो भाई, भाई एक चीज तो समझ में आ गई, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया GVAT-MP। क्या स्टूडेंट्स इस GVAT-MP को NDPAT-FC में कन्वर्ट किया जा सकता है, सोच के देखो। कन्वर्जन तो हमने सीखी थी, इतना तो हमने सीखा था कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस को अपलिफ्ट कर रहा हूं, जरा करके देखते हैं कन्वर्ट। ओके स्टूडेंट्स, करना क्या है, अपने GVAT-MP को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अपने GVAT-MP को कन्वर्ट करना है NDPAT-FC में। स्टूडेंट्स निकालना क्या है, निकालना है आपको NDPAT-FC, राइट। क्या निकालना है, NDPAT-FC, और वो NDPAT-FC निकलेगा कैसे, GDPAT-MP से, क्योंकि GVA का मतलब GDPA, याद है ना, जब बहुत सारी फॉर्म्स होंगी तो सबका GVA प्लस होके क्या हो जाएगा, GDP हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है GDPA
एट एमपी हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। इस जीडीपी एट एमपी से जाना कहां है, नेट पे। तो जीडीपी से नेट पे कैसे जाओगे, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाओगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस करके पहुंच जाओगे, बात समझ में आती है। एमपी से एफसी पे कैसे जाओगे, माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ये भी समझ में आता है। तो स्टूडेंट जीडीपी एट एमपी का वैल्यू कितना है, जीडीपी एट एमपी का वैल्यू आपने सॉल्व किया 3400, तो आपने लिख दिया इसको 3400 माइनस में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपके पास है 200, लिख दिया ये भी, माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 500, तो आपने लिख दिया ये भी 500, राइट, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो 3400 माइनस में 200, 3200 माइनस में 500, तो कितना आ जाएगा 2700, ठीक है। कितना आ जाएगा 2700। भाई ये काम भी बन गया, यहां तक ये मुझे मिल गया। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो वापस ऊपर चलते हैं, देख लिए, वापस चलते हैं ऊपर। स्टूडेंट्स ये था मेरे पास क्वेश्चन, एनडीपी एट एफसी सीएई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस बेस इनकम, यही था ना। वैल्यूज पुट कर दे, वैल्यूज पुट कर देंगे, काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। मैं आपके लिए वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, ठीक है। एनडीपी एट एफसी कितना आया था, एनडीपी एट एफसी आया था सर 2700, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी कितना है स्टूडेंट्स, एनडीपी एट एफसी आया है 2700, ठीक है। कॉम्पनसेशन की वैल्यू सर कितनी गिवन है क्वेश्चन में, कॉम्पनसेशन की वैल्यू है 800 गिवन, और मिक्स इनकम की वैल्यू कितनी गिवन है 400, याद रखनी है 800 और 400 गिवन है, ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, थोड़ा सा जूम कर ले, बस बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, पूरा का पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है हमें, ओके। तो कितना गिवन है 2700, ठीक है। कॉम्पनसेशन कितना गिवन है स्टूडेंट्स 800, तो भैया 800 गिवन है, 800 लिख देते हैं इधर, ये भी बात बन गई, काम चल गया। प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, यही तो सबसे बड़ी जड़ थी जिसको हटाना था या निकालना था, जो मर्जी बोलो। प्लस लास्ट में क्या गिवन है, मिक्स इनकम कितना गिवन है 400, चलो जी सारी बातें हो गई है। 2700, 800 प्लस 400 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 800 प्लस 400 1200, क्या करेंगे 2700 में से माइनस कर देंगे 1200, तो 2700 में से 1200 माइनस करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 1500। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आ गई 1500, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम लोग आगे मेथड्स को पढ़ते जाएंगे तो याद रखना है एक ही मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग मेथड से भी हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि 2 मेथड्स को मिला के 3 मेथड्स को मिला के भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन गिवन हो सकता है। सो दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड्स कि किस तरीके से वो 2 और 3 मेथड्स को मिला के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा कि भाई तुम इनकम मेथड लगाओगे, तुम वैल्यू एडिड मेथड लगाओगे, या तुम कौन सा मेथड लगाओगे एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा। ये तो हमें एक बार को सोचना पड़ेगा कंपोनेंट्स जो गिवन होंगे उसके बेसिस पे कि हम अपना क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं और हम अपना क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, दैट इज द आइडिया। सो इसे कॉपी करो, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलो भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये 2 चीजें निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है, बात तो समझ में आती है। लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये दोनों ही एनडीपी एट एफसी के पार्ट है ना, इनकम मेथड के। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है एनडीपी एट एफसी इक्वल्स टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसके बेसिस पे निकालना है, तो इसके लिए यार एनडीपी एट एफसी पता होना चाहिए, बिना इसके तो काम जो है वो नहीं चलने वाला, जो बिना इसके गाड़ी है वो नहीं चलेगी, है ना।
चलो इसके लिए अपना क्या करना शुरू करते हैं, इसके लिए अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहले तो एक अच्छी चीज होगी, जीडीपी एट एमपी गिवन है, ये जीडीपी एट एमपी सेम है, एनडीपी एट एफसी तो निकाल सकता हूं, तो वही करते हैं स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एमपी, राइट, इससे क्या निकालता हूं, एनडीपी एट एफसी निकालता हूं, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी, ओ एनडीपी टेस्ट रखा है ना, एनडीपीएफसी, ठीक है। देखा क्या है, आपको निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, जीडीपीएमपी गिवन है, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन मींस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी, वैल्यू पुट करते हैं, जीडीपी एमपी कितनी रखी है 1800, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, क्या दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 200, ठीक है, माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या दे रखे हैं डायरेक्टली, आईटी दे रखा है कितना 250, क्या हो जाता है इसको, माइनस पे सब्सिडीज कितने रखे हैं सिर्फ 50, राइट। चलो जी काम बन जाता है, 1800 माइनस में 200 1600, 1600 माइनस में देखो 250 माइनस में 50 200, तो 1600 माइनस में 200 विल बी 1400। एक बात तो बन गई, एनडीपी एफसी तो मेरे पास आ गया, लेकिन भाई एनडीपी एफसी के बाद भी दो चीजें निकालनी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस बेस इनकम, ये दोनों ही चीजें निकालनी है। मतलब अभी भी कोई एक चीज तो मेरे को ऐसी होगी जो चाहिए जिसके बिना मेरा काम नहीं बन सकता, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चार चीजें चाहिए होती है। एक बार जरा देख लेते हैं क्या इस क्वेश्चन में ऐसी चीजें गिवन है, एक बार देख लेते हैं, क्या पता हमारा काम बन जाए। स्टूडेंट्स रेंट कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेंट हमारे को गिवन है, मैं जस्ट लिख के देख रहा हूं, क्या पता काम बन जाए, नहीं बना तो फिर कुछ और करेंगे। प्लस इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, रॉयल्टी भी गिवन है भाई, तो भाई 20, ये भी चल गया काम हमारा, रॉयल्टी भी हो गया, रेंट रॉयल्टी। आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, आगे करना है इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी गिवन है 50, बन गया काम, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, प्लस में क्या करना होता है प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट गिवन है क्या क्वेश्चन में, अरे वाह प्रॉफिट भी गिवन है, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो 100 प्लस 200 300 प्लस 50 प्लस 20 70, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 370, यहां भी बात हमारी बन गई, ठीक है। तो अब तो कुछ नहीं, एनडीपी एट एफसी हमारे पास आ ही गया और ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ ही गया, मिक्स इनकम क्वेश्चन में हमको दे ही नहीं रखा, वो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास, बच गया हमारे पास क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा क्या बच गया, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीधा सीधा कॉम्पनसेशन, ठीक है, यही निकालना था, करते हैं। ओके चलो ये चीज अप्लाई करते हैं, आ जाएगा आंसर हमारे पास, एनडीपी एफसी कितना है स्टूडेंट्स 1400, कॉम्पनसेशन तो निकालना था, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ऐसा ही छोड़ दो, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आ गया तुम्हारे पास 370, तो 370 पुट कर दो, प्लस में मिक्स इनकम कितनी क्वेश्चन में दे रखी 0, मिक्स इनकम क्वेश्चन में दे रखी है क्या, मिक्स इनकम क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब गिवन नहीं है तो टेंशन भी नहीं है, चलो सॉल्व कर देते हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हो गया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इस केस में हो जाएगा आपके पास 1400 माइनस में 370, राइट, ठीक है। तो 1400 माइनस में कर देंगे कितना, 1400 माइनस में 370, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 1030। ये बात बन गई स्टूडेंट हमारी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, ठीक है। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप,
अब स्टूडेंट देखो ऐसा है कि ये हमारे पास आ गए इनकम मेथड के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। जरूरी नहीं है जब हम इनकम मेथड के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो हमारे पास हमेशा क्या हो, हमारे पास हमेशा ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालने को आए। समटाइम क्या होता है, समटाइम हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने को आते हैं। कई बार इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा आपको मिक्स्ड इनकम निकालने को आ जाएगा, नहीं तो सिर्फ प्रॉफिट निकालने को आ जाएगा। मतलब जब प्रॉफिट निकालने को कैलकुलेशन करने को आएगा तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाता है। वो डिफिकल्ट क्यों पड़ जाता है स्टूडेंट्स, उसके डिफिकल्ट पड़ने की वजह ये है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा पार्ट में बाइफिकेट होता है। तो इतने ज्यादा पार्ट में बाइफिकेट होने की वजह से उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी पड़ जाती है, बहुत डीप में पड़ जाती है। तो करना क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम हमारा होगा एक एक कंपोनेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक एक कंपोनेंट के ऊपर बहुत आपकी शार्प आई होनी चाहिए कि भाई ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, ठीक है। उनको पढ़ने के साथ साथ फिर आपको ये भी अपने क्वेश्चन में ध्यान रखना है और ये भी ध्यान देना है कि भाई जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मेरे काम का है और क्या क्या मेरे लिए वेस्ट है, ये भी जरूरी है। क्योंकि क्या काम का है क्या वेस्ट है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अंधाधुन क्वेश्चन कभी नहीं करना है कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए दैट यू नो हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन, बट दैट शुड नॉट बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म इनटू योर ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई आप कोई एनएफआईए है, जैसे मैंने स्टूडेंट्स एनएफआईए यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस माइनस वाले एनएफआईए की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये माइनस वाला एनएफआईए क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। स्टूडेंट जैसे वैसे तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एनएफआईए का यूज कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जैसे इसने एनएफआईए को -40 लिख के दिया हुआ है ना, तो ऐसा हो सकता था कि ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख देता और वो पॉजिटिव लिख देता, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख देता और उसको पॉजिटिव वैल्यू में छोड़ देता, नेगेटिव ना करता। तो स्टूडेंट्स अगर वो पॉजिटिव वैल्यू में छूट जाएगा और नेगेटिव नहीं करेगा क्वेश्चन, तब हमारे पास एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आ जाती है, स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, इसको सिर्फ इतना पढ़ते हैं बस, नेट फैक्टर इनकम चलो जी ये तो प्लस ही होती है, मतलब जो भी ऑपरेशनल सेंस में आप होते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस ही करना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे माइनस ही करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस इररिलेवेंटली बिल्ड ना करें। एक एक कंपोनेंट को ऑपरेट करने से पहले बहुत अच्छे से उसको पढ़ ले। जब वो कंपोनेंट बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे तब आपने क्या करना है, तब आपको उसको देखना है कि उसको आपने कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसको क्वेश्चन को अपने काम में लाना है। प्लीज इस चीज को आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, थोड़ी भी गलती क्वेश्चन को लेकर नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा एक कंपोनेंट है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन आगे हम करेंगे जब उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। फिलहाल हमारे पास उसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ एक कंपोनेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा उसके बारे में, ठीक है। वो कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसे वैसे कभी नहीं कर रहा, नहीं भी किया तो आपने, ठीक है। वो कंपोनेंट हम स्टूडेंट्स, वो कंपोनेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज व्हाट, दैट इज बोनस टू एम्प्लॉइज। कई बारी जब हम इनकम मेथड का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे पास आता है बोनस टू एम्प्लॉइज, समटाइम ये भी हमारे पास आता है। तो स्टूडेंट्स अगर बोनस टू एम्प्लॉइज आएगा तो इसे ऑपरेट कहां करेंगे, है ना, बात है कि ऑपरेट तो कहीं तो करना पड़ेगा। देखो इतना तो समझ में आता है, बोनस टू एम्प्लॉइज का मतलब है ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही पार्ट है। तो अगर तो क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो मतलब तब इसका कुछ ना कुछ काम में आने वाला हिसाब हो सकता है। स्टूडेंट्स बोनस, बोनस क्या होता है, आप जानते हैं कि कंपनी जब पूरा एक साल काम करती है तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन से कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो पूरे साल काम करने के बाद वो जो भी प्रॉफिट कंपनी को होता है उस प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट कंपनी अपने वर्कर्स से भी शेयर करती है। वो प्रॉफिट का पार्ट जो कंपनी अपने वर्कर्स से साल में शेयर करती है उस पार्ट को हम बोनस का नाम देते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है जी, बात बनेगी। लेकिन द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये कैसे ऑपरेट किया जाएगा और ये कैसे काम में लाया जाएगा, है ना। बोनस टू एम्प्लॉइज जो है कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे काम में लाया जाए, किसका पार्ट हो सकता है, तीन पार्ट थे। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, नहीं लगता।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन काइंड, मतलब वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। यार ये इन काइंड थोड़ी ना है, बोनस तो है किसकी फॉर्म में, मॉनेटरी फॉर्म में। तो मतलब ये किसका पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये पार्ट हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन कैश का, मतलब कॉम्पनसेशन इन कैश। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जो वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज इन कैश। समटाइम क्या गिवन होता है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज इन कैश। यार अगर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज इन कैश गिवन है तो भाई इसे आपने कॉम्पनसेशन ट्रीट नहीं करना है। अगर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है तो इसे आप कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज के मत ट्रीट करना, पूरा देखना ये क्या है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज इन कैश। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। बात समझ में आती है। अगर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज इन कैश दे रखा है तो इसे कॉम्पनसेशन ट्रीट नहीं करोगे, इसे आप क्या मानोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इन कैश सॉरी। और उसके बाद अगर हमारे पास अदर कंपोनेंट्स दे रखे हैं जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और अगर हमें दे रखा है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अगर उस तरीके के और कंपोनेंट्स अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो स्टूडेंट्स यू विल टेक इट एज a component of compensation of employees। ये आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर याद रखना है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्या होती है, कंफ्यूजन बच्चे वहां पे क्रिएट कर लेते हैं जब वो कॉम्पनसेशन पढ़ते ही क्या करते हैं, एरर कर देते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है। और समटाइम जैसे अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का क्या तरीका था, हमने कहा रेंट प्लस कर दो, रॉयल्टी प्लस कर दो, इंटरेस्ट प्लस कर दो, प्रॉफिट प्लस कर दो। क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करेगा, क्वेश्चन कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एक कंपोनेंट कुछ ऐसे दे देगा, कैसे, जैसे आपको ये लिखा होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्या लिखा होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक कंपोनेंट तो ऐसे करके दे दिया, तो प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर दे दिया तो इसका मतलब उसने आपको रेंट दे दिया, उसने आपको रॉयल्टी दे दिया, उसने आपको इंटरेस्ट दे दिया। तो भाई फिर आपने इन तीनों का कुछ नहीं करना, और वो चालाकी क्या करेगा, इसको देगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की फॉर्म में, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसको देगा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग की फॉर्म में। तो मतलब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए वो किसी भी लेवल पे जाके क्वेश्चन को मोल्ड करते हैं, ठीक है। किसी भी लेवल पे जाएंगे क्वेश्चन को मोल्ड करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड किया जाएगा कि जो आपका जो स्टूडेंट है वो हर लेवल पे जाके कंफ्यूज किया, उसने कहा भाई ये प्रॉपर्टी में दे रखा है तो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप पे दे रखा होगा, नहीं तो प्रॉफिट दे रखा होगा डायरेक्टली, नहीं। स्टूडेंट्स वो हर लेवल पे कोशिश करेंगे कि वो आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर लेवल पे कोशिश करनी है कि जो आपका कॉन्फिडेंस जो आपने बिल्ड किया है बाय प्रैक्टिसिंग मल्टीपल और न्यूमरस क्वेश्चंस, वो कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए इन छोटे मोटे ट्रिक्स की वजह से जो एग्जामिनर आपको यूज करेंगे। बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी केस में, किसी भी कंपोनेंट को लेकर के, किसी भी पार्ट को लेकर के आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो students that's all for your income method। next lecture में we'll start with our expenditure method क्या है, and then we'll practice question accordingly based on expenditure method, and at the last student हम किसके बारे में बात करेंगे, at the last हम बात करेंगे तीनों मेथड्स को मिला करके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं होता है कि कौन सा मेथड लगेगा। वो क्वेश्चन सबसे मुश्किल हो जाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे पूरा दिमाग लगता है, उसमें मेंशन कुछ नहीं होता, उसमें पूरा दिमाग हमारा लग जाता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं गिवन होता, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। हमें एक एक कंपोनेंट को अच्छे से केयरफुली पढ़ना पड़ता है। उस कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि भाई अब कौन से मेथड के, कौन से कंपोनेंट के, कौन से मेथड के सबसे ज्यादा कंपोनेंट गिवन है। तो जिस मेथड के सबसे ज्यादा कंपोनेंट गिवन होंगे स्टूडेंट, उस मेथड को फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और अपना जो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करना होता है वो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन कीप दिस फॉर टिल हियर, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।